Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 8, and the chapter name is types of sentences. तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन ये थोड़ा अलग हटके है। नॉर्मली आप लोग पढ़ते हुए आ रहे थे कि हाँ, सेंटेंस जो होते हैं 5 टाइप्स के होते हैं, 5 काइंड्स के होते हैं, ये है उसका डेफिनेशन क्या है। लेकिन यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग क्या है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बाबू, शायद किसी ने देखा होगा इसके पहले, लेकिन ये बिल्कुल अलग हट के है। और ये आपको समझने में कब हेल्प करेगा, जब आप वर्ड्स को पहचानते होंगे कि कौन सा प्रपोजिशन है, कौन सा नाउन है, कौन सा वो प्रोनाउन है, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए घबराना नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म इसमें यूज़ किया गया है, बिल्कुल। और इस सिस्टम को कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं चोम्स्की सिस्टम, जो कि एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे नोएम चोम्स्की, और उन्होंने ये थ्योरी दी थी अपनी इसके ऊपर। तो आइए हम शुरू करते हैं। डू यू रिमेंबर, ठीक है, क्या आपको पता है? पहले आपको कह रहा है कि क्या आपको याद है ये चीज़ के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में कह रहा है। सेंटेंसेस आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट। सही बात है, सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, एक उसको ग्रुप दिया गया है, ठीक है, और उसको क्लासिफाई किया गया है, या तो उसको वर्गीकृत किया गया यानी बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट। और किस बेसिस पे बांटा गया है? जो उनका सेंटेंस में जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहता है उसके बेसिस पे उस कंटेंट को क्या किया गया है, बांटा गया है। स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट हैव डिफरेंट फॉर्म एंड मीनिंग देयर क्वेश्चंस। अब देखिएगा, जो स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें फैक्ट रहता है क्या, उसका मीनिंग जो होता है, मतलब जो होता है, वो सवाल करने से ज़्यादा रहता है। ठीक है, आप मान लो इंटेरोगेटिव का कुछ पूछते हो आप, ठीक है, और मैंने एक स्टेटमेंट दिया, तो वो ज़्यादा मीनिंगफुल होता है। एंड क्वेश्चंस हैव डिफरेंट फॉर्म एंड मीनिंग दैट कमांड्स और एक्सक्लेमेशंस। और जो क्वेश्चंस भी होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, या फिर उसके अलावा आपका इम्परेटिव आ जाता है, या फिर एक्सक्लेमेटरी आ जाता है। तो ये फॉर्म भी है एक सेंटेंस का। What do you want to say? The 4 different types of sentences, जिसे हम लोग अपने अगर लैंग्वेज में बोले तो इनको हम लोग 4 चीज़ों में देखते हैं, 4 भागों में उनको कैसे बांटा गया है। पहला है डेक्लेरेटिव। क्या होता है ये? दिस सेंटेंसेस स्टेट फैक्ट्स और आइडियाज़ एंड यूजुअली एंड विद द फुल स्टॉप। नॉर्मली हम लोग जानते हैं जो डेक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, एक फैक्ट होता है, ठीक है, और वो एक आइडियाज़ होता है, और वो जब भी ख़त्म होगा वो सेंटेंस तो उसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है, ठीक है। और डेक्लेरेटिव सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ही नहीं हो सकता है, डेक्लेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है बाबू, ध्यान में रखेंगे आप लोग। स्टेटमेंट आपका कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और वो एंड जब भी होगा फुल स्टॉप से होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, हनुमान इज़ द मंकी गॉड ऑफ हिंदू मिथोलॉजी। अब कह रहा है हनुमान जो है एक मतलब वानर का रूप है, भगवान के रूप में देखा जाता है, मतलब हिंदू जो मिथोलॉजी है, कथाएं हैं, उसमें पढ़ी जाती हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, दिस सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चन, दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है कि इसमें सवाल होता है, ठीक है, और ये जब भी एंड होता है तो इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। इसके बाद आते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस यूजुअली मेक कमांड्स और रिक्वेस्ट, दे यूजुअली एंड विद द फुल स्टॉप। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये एक्चुअली एक कमांड होता है, रिक्वेस्ट होता है, या फिर आप एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, टेल मी मोर प्लीज़ बी क्वाइट, ठीक है, कृपया करके मुझे इसके बारे में और अधिक बताइए, फिर कृपया शांत हो जाओ,
ठीक है, ये आदेश हुआ एक तरह का। रिक्वेस्ट भी हो सकता है, जब प्लीज़ लग जाता है तो रिक्वेस्ट हो जाता है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी है हमारा, दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स निकलता है उसमें। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कब निकलता है? जब आप या तो हर्ट होते हैं, या चोट लग गई, या फिर कुछ अच्छा देखते हैं, देन यू कैन यूज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जब ये एंड होता है सेंटेंस, तो वहाँ पे आपको एक नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जो उसका मार्क्स होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कह रहा है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, अब ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले देखते हैं, द चाइल्ड इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। ठीक है, अब इसको, ये तो नॉर्मल एक सेंटेंस है, द चाइल्ड इज़ हाइडिंग बिहाइंड, यानी एक लड़का है जो पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा, द के नीचे एरो है, उसके नीचे आर्टिकल है, सब्जेक्ट को एनपी किया है। सब्जेक्ट को एनपी किया है, एनपी का मतलब होता है नाउन फ्रेज बाबू। ध्यान से हर स्ट्रक्चर को देखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद द चाइल्ड हो गया, वो चाइल्ड इज़, चाइल्ड नाउन है बाबू मेरा, और इज़ जो है ऑक्स है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा वी भी दिया हुआ है, यानी वर्ब फ्रेज है ये, याद रखिएगा। हाइडिंग को प्रेडिकेट किया है, और ठीक एक जो टिंटेड लाइन है, जिसको आप स्लैंट भी कह सकते हैं, मेन वर्ब है ये मेन वर्ब है, समझ रहे हैं ना। एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है, तो हाइडिंग मेरा मेन वर्ब है। बिहाइंड हमारा पता है प्रपोजिशन है, द क्या है? आर्टिकल है, ट्री क्या है? नाउन है। अब ये सारा का फंक्शन देखिएगा, आपको पहचानना होगा, एक एक चीज़ इसमें दिया है। आर्टिकल का अलग दिया है, चाइल्ड का है, नाउन है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, हाइडिंग प्रेडिकेट भी बोल सकते हैं या मेन वर्ब भी बोल सकते हैं, बिहाइंड प्रपोजिशन है, द क्या है? आर्टिकल है, ट्री क्या है? नाउन है। तो ये था ट्रेडिशनल एनालिसिस जो होता है, यानी जो नॉर्मली हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं उसमें बोलते हैं ना कि इसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढ के दिखाओ, कौन सा प्रपोजिशन है, नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, आर्टिकल्स कौन सा है, ये आप ढूंढ के दिखाओ, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल एनालिसिस है, ये जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं। अब आते हैं नीचे, आइए आप उसके, इसको कहा जाता है मॉडर्न एनालिसिस, ठीक है, जिसको चॉम्स्की सिस्टम भी कहा जाता है। और बहुत ध्यान से देखिएगा, नीचे वाला जो है यहाँ पे उसी चीज़ को दिया है, सब्जेक्ट इक्वल कह रहा है, सब्जेक्ट की वजह एनपी प्लस वीपी, यानी नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज। पहले तो हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट का बताया हुआ है यहाँ पे क्या होता है, एनपी प्लस वीपी, यानी नाउन फ्रेज प्लस वर्ब फ्रेज। अब ये कैसे काम करता है, आप सबसे पहले नीचे सेंटेंस में द चाइल्ड इज़ हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, सेम वही सेंटेंस है, लेकिन वो ट्रेडिशनल एनालिसिस था, ये क्या है आपका मॉडर्न एनालिसिस है। ये कैसे काम करता है आप देखेंगे, द को आर्टिकल बताया है, चाइल्ड को नाउन, इज़ ऑक्स मेन वर्ब आपका, ये है हाइडिंग, ये है आपका बिहाइंड जो है प्रपोजिशनल नाउन फ्रेज होता है, ठीक है, आर्टिकल द नाउन ट्री। अब इसमें देखिए लॉजिक क्या है, अब इसके ऊपर आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर बनाया है, आर्टिकल और नाउन को मिला दिया है, नाउन फ्रेज हो गया। कभी भी नाउन फ्रेज होता है बाबू, वो दो चीज़ों को मिलके ही बनता है, उसमें वर्ब नहीं होता है, फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, ठीक है, फ्रेज में वर्ब नहीं होता है, उसमें आपका दो वर्ड्स रहेगा, ऑन द चेयर आप ले लो, ठीक है, इन द नेक्स्ट हो गया, ये सब नाउन फ्रेज है। तो इसको नाउन फ्रेज कर दिया, द चाइल्ड को नाउन फ्रेज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि दो वर्ड मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके बाद इस के ऊपर देखिएगा, ठीक है, और एनपी करके देखिएगा ऊपर, और वही एनपी के ऊपर से एक लाइन गई है, सब्जेक्ट बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आके यहाँ पे देखिएगा एक्सिलरी वर्ब को, मेन वर्ब को और
वर्ब एनपी को, ठीक है, क्या किया है, उसके बाद आर्टिकल्स को भी ले लिया है, नाउन को भी ले लिया है, इसको वीपी कर दिया है। यानी हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ते हैं ना, तो सब्जेक्ट हमारा अलग हो जाता है और उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है और मेन वर्ब जो होता है उसके बाद सारा का सारा वीपी में आ जाता है, यानी वर्ब फ्रेज में आ जाता है, ठीक है। और वर्ब फ्रेज में देखिएगा यहाँ पे देने के बाद हाइडिंग द ट्री, तो यहाँ पे वर्ब फ्रेज में एक्सिलरी वर्ब के बाद जितना भी है इज हाइडिंग बिहाइंड द ट्री, ठीक है। ये सारा का सारा वर्ब फ्रेज है, इसको सारे से अटैच किया है। यहाँ पे द चाइल्ड जो है उसको एनपी करके उसको सब्जेक्ट से रिलेट किया है, और सब्जेक्ट के बाद क्या क्या इधर आते हैं जो हमारा प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है, उसमें सारा का सारा एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, प्रेपोजिशनल, नाउन फ्रेज, आर्टिकल, नाउन, ये सारा ऐड कर दिया तो वो वर्ब फ्रेज में आ जाता है। ये है मॉडर्न एनालिसिस, और इसमें आपको कमांड रहना चाहिए। पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना होगा, और ये स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ही फ़ायदा होगा। और कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ट्रेडिशनल एनालिसिस में नहीं बनाना है, चोम्स्की सिस्टम से बनाना है, मॉडर्न एनालिसिस से बनाना है आपको, ठीक है। आगे आते हैं। अब कह रहा है द वर्ड इन अ सेंटेंसेस हैव ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच। बताया था मैंने कि एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। द सेंटेंस हैज़ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जो आप पढ़ चुके हैं। द सब्जेक्ट इज़ द एनपी एंड द प्रेडिकेट इज़ वीपी। सब्जेक्ट जो होता है वो एनपी होता है, नाउन फ्रेज होता है, और प्रेडिकेट जो होता है वो वर्ब फ्रेज होता है। ये हमें माइंड में रखना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ट्राई आउट आपको बनाने के लिए दिया है। आपको सारा का सारा जो एक्सरसाइज है वो आपको बनाना है मॉडर्न एनालिसिस पे। कंप्लीट में भी कह रहा है, जो डायग्राम कह रहा है, मेक 3 डायग्राम टू एनालाइज द सेंटेंसेस, 4 डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आर गिवन। अलग अलग दिया हुआ है सेंटेंसेस, ठीक है, आपको उसी हिसाब से बनाना है। जो पैटर्न दिया हुआ है ये वाला पैटर्न उसमें बना है। फिर स्ट्रक्चर 2 में आइएगा आप, इधर सेंटेंस स्ट्रक्चर का ये जैसे बनाया है बिल्कुल वैसे ही, जो आपका जो ये डायग्राम ट्री जो है स्ट्रक्चर है वैसे ही बनाना है। किसी को भी जो डाउट होता है बाबू आप लोग पूछ लेंगे। इसके बाद भी जो स्ट्रक्चर 3 है आप लोग देख लेंगे कैसे कैसे बनाया है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। जो डाउट होगा आप लोग पूछेंगे, और पूछेंगे तभी इसको ठीक से। ये जो डायग्राम ट्री है ना, ये आपको पहले नहीं मिला होगा, इस बार मिला है, इसको सीखिए। और ये सीखने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं हमेशा से बोलते आता था ना कि एक स्टोरी में ढूंढो सब, कौन फ्रेज है, कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सारा चेक करो सब, ऐसे ही कमांड बढ़ता है और ये हो जाएगा आपका। तो ये चैप्टर अगर बढ़िया से बना लिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपका कमांड हो जाएगा। उसके बाद मैं एक और वर्क दूंगा, फिलहाल आप यही देखिए, ठीक है। तो सबको मॉडर्न एनालिसिस पे बनाना है, वो गलती नहीं होना चाहिए बाबू, वो मैं देखूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।